Assalamu alaikum. I am Uzair Zafar from YouTube channel DK Whiteboard. Today we will discuss the science class 8 unit number 6. इसके अंदर हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस के अंदर चेंज ऑफ एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी की जो तब्दीली होती है उसको हमने देखना है आज। तो एक बात आप समझ लें कि जब भी कोई मॉलिक्यूल या केमिकल बनता है, जब भी कोई केमिकल या मॉलिक्यूल बनता है तो जब बनने के दौरान उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। क्या होती है? एनर्जी लगती है, मीन के एनर्जी स्टोर होती है। अब वो जो एनर्जी स्टोर होती है, हर केमिकल की एक एनर्जी की मिकदार फिक्स होती है। ठीक है, अब जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के अंदर उसका केमिकल का स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है। पहले वाला स्ट्रक्चर नहीं रहता, तो पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी, अब जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसकी एनर्जी तो चेंज होती है। उसकी या तो एनर्जी ज़्यादा होगी या फिर एनर्जी कम होगी। अब जब एक केमिकल दूसरे केमिकल के अंदर तब्दील होता है तो इस अमल के दौरान जो एनर्जी का चेंज आता है, उस एनर्जी के चेंज को हमने डिस्कस करना है। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर एनर्जी खारिज हो जाती है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। उस लिहाज से आज हम रिएक्शंस की टाइप्स भी देखेंगे। तो पहले क्या है? द एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन स्टेबल। एक सब्सटेंस की एनर्जी का मतलब क्या है? इस एनर्जी का मतलब यह है कि उसके अंदर एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर है जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर स्टेबल है। अब अगर वो एनर्जी कम या ज़्यादा हो जाएगी तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहेगा। A substance undergoes a chemical change or a chemical reaction when energy is changed। जब एनर्जी के अंदर तब्दीली आती है तो वो केमिकल जो है वो एक रिएक्शन करता है। ठीक है, अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। एक सब्सटेंस या तो अपनी केमिकल कंपोजिशन को तब्दील करता है या फिर केमिकल रिएक्शन करता है, तो उस दौरान इसकी एनर्जी तब्दील हो जाती है, चेंज इन एनर्जी आ जाता है। जो मेन थी बात यहाँ पर क्या थी पहले इंट्रोडक्शन के अंदर, कि जब भी कोई केमिकल या कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनता है तो उस केमिकल मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनने के दौरान उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब जब एनर्जी स्टोर हो गई है तो जब वो केमिकल चेंज होगा या उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होगा, तो जब उसका स्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा तो उसकी एनर्जी भी तब्दील हो जाएगी। वो एनर्जी कम भी हो सकती है, एनर्जी ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अब एक केमिकल है जिसके पास एनर्जी है 10 किलो जूल पर मोल। रिएक्शन होता है और रिएक्शन के अंदर जो आगे मॉलिक्यूल बनता है उसकी एनर्जी होती है 15 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ तो थी 10 किलो जूल पर मोल, आगे हो गया 15 किलो जूल पर मोल, तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो गई है? बढ़ गई है। यहाँ पर तो एनर्जी कम थी, तो ये जब रिएक्शन होगा तो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, ये रिएक्शन एनर्जी जज़ब करेगा। और अगर इसी तरह आप ले लें कि एक मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी है 15 किलो जूल पर मोल, 15 किलो जूल पर मोल है, रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद इसकी एनर्जी हो जाती है 10 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर 15 थी, यहाँ पर 10 हो गई है, एनर्जी क्या हो गई है? कम हो गई है। तो एनर्जी जो बाकी होगी वो क्या हो जाएगी? खारिज हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर केमिकल चेंज के दौरान हीट खारिज हो रही होती है उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, थर्म का मतलब होता है हीट। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट खारिज होती है उन्हें कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट इज़ रिलीज़ का मतलब होता है खारिज होना। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी खारिज होती है उन्हें कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
अब एग्जाम्पल की तरफ आप आएँ तो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, कोयला का, पेट्रोल का, डीजल का, लकड़ी का जलना, ये एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल है। जब रिएक्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है, खारिज हो रही होती है। और फॉर एग्जांपल कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, साथ में हीट खारिज होती है। CH4 मीथेन गैस, CNG जो आप घरों के अंदर भी यूज़ करते हैं और गाड़ियों के अंदर भी यूज़ होती है, ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो बनता है CO2 H2 और साथ में निकलती है हीट। तो जिसके अंदर हीट खारिज होती है उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Fe है आयरन, S सल्फ़र है। आयरन और सल्फ़र आपस में मिलते हैं, FeS बनाते हैं, फेरस सल्फाइड बनाते हैं, इसके अंदर भी हीट खारिज होती है। तो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फायरवर्क्स, ये जो शादी ब्याह के ऊपर पटाखे वगैरह बजाए जाते हैं या इस तरह का जो निज़ाम बनाया जाता है, सारा का सारा फायरवर्क्स, ये भी क्या आता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर आता है। एक और एक्टिविटी दी गई है कि आप ऐसे करें, एक बीकर लें, एक बीकर के अंदर आप ले लेते हैं पानी ले लेते हैं और पानी के साथ साथ आप उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड भी डाल देते हैं। जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड इसके अंदर डालेंगे वाटर के अंदर, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये रिएक्शन हीट खारिज करेगा। क्या करेगा, हीट खारिज करेगा, जो उसके सराउंडिंग के अंदर इर्द गिर्द के माहौल के अंदर चली जाएगी। और आप चेक कैसे कर सकते हैं कि हीट खारिज हुई है, अगर आप इसी बीकर को हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, तो ये बीकर भी आपको हॉट नज़र आएगा, गर्म फील होगा। तो मतलब क्या है, इस रिएक्शन के दौरान हीट खारिज हुई है, हीट खारिज हुई है और जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है CaOH टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि एक वॉशिंग सोडा के तौर पर इस्तेमाल होता है, सर्फ वगैरह बनाने के लिए, साबुन वगैरह बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी के अंदर डालेंगे तो ये उसका बीकर गर्म हो जाएगा, मतलब क्या है, ये हीट खारिज कर रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है एंटर होना, थर्मिक का मतलब होता है हीट, हीट का एंटर होना, हीट का जज़ब होना, हीट का एब्जॉर्ब होना, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन ड्यूरिंग विच हीट इज़ एब्जॉर्ब, जिसके अंदर हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, जज़ब होती है बाय अ सब्सटेंस फ्राम सराउंडिंग। हीट आती कहाँ से है, इर्द गिर्द के माहौल से आती है, सराउंडिंग से आती है, इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये हमें इस एग्जांपल के बारे में देखते हैं। ये है CaCO3, इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ये जो चूना वगैरह होता है उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। अब ये रिएक्शन होता है, इसके लिए हमें हीट देना पड़ती है। पहले हम हीट देंगे, उसके बाद क्या होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और दूसरा बनता है CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इनके इस रिएक्शन के दौरान हीट हमें ख़ुद से देना पड़ी है। तो ये अब आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप इसे बीकर के अंदर डालते हैं, बीकर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी है, इसे आप क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट जब चेंज होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो इसके दौरान इसका जो बीकर है ये कूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, मीन के ठंडा हो जाएगा। ठंडे का मतलब क्या है, बाहर से हीट अंदर एंटर आ गई है, अंदर गर्मी हो गई, बाहर क्या रह जाएगी, बाकी ठंडक। ठीक है, तो मीन के एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर बीकर कूल हो जाता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर बीकर हॉट हो जाता है। ठीक है, CaCl2, Ca कैल्शियम होता है, Cl क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड, प्लस Na होता है सोडियम, CO3 होता है कार्बोनेट। कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट जब आपस में मिलते हैं तो हमें हीट देना पड़ती है और प्रोडक्ट क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और NaCl नमक बन जाता है। ठीक है, इसके बाद है N2 + O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, हमें हीट देना पड़ती है, तब जाके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। H2 + I2 है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन है, हीट देना पड़ती है, तब जाके रिएक्शन होता है, HI बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो ये चंद एक रिएक्शन हैं जो कि एंडोथर्मिक थे, जिसके अंदर हमें हीट देना पड़ती है।
तो अब इन रिएक्शंस की इम्पोर्टेंस क्या है, तो हम वो देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की इम्पोर्टेंस देखी जाए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अहमियत है। जैसे कि हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल इन होम। घरों के अंदर जो हम लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं या सीएनजी गैस वगैरह यूज़ करते हैं हम, तो वो गैस या वो फॉसल फ्यूल्स जब जलते हैं तो क्या खारिज होती है, हीट रिलीज़ होती है। यही हीट रिलीज़ होती है वो क्या काम करने के काम आती है, यूज फॉर कुकिंग फूड, खुराक बनाने के काम आती है। खुराक बनाने के साथ साथ और कौन सा काम आ सकती है, एंड टू वार्म आवर रूम्स, हम अपने कमरों को गर्म करने के लिए भी इस हीट को इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो गया कि खुराक खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा हम क्या करते हैं, अपने कमरों को गर्म रखने के लिए भी हम इस हीट को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा है हीट रिलीज़ ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ पेट्रोल डीज़ल। पेट्रोल या डीज़ल के जलने के दौरान जो हीट खारिज होती है, हीट जो रिलीज़ होती है, उस हीट के ज़रिए जो गैसेस, हीट भी रिलीज़ होती है, साथ में गैसेस भी रिलीज़ होती हैं। वो जो गैसेस होती हैं वो गैसेस गाड़ी के इंजन के पिस्टन पर प्रेशर लगाती हैं। उस प्रेशर की वजह से गाड़ियाँ रन करती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। तो मीन के जो हीट रिलीज़ होती है उसके साथ जो गैसेस होती हैं उनके प्रेशर की वजह से गाड़ियाँ चलती हैं। नेक्स्ट है हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। हीट जो पैदा होती है जो कि हम फ्यूल को जलाते हैं, कोयला वगैरह को जलाते हैं, तो उसके दौरान जो हीट पैदा होती है उस हीट को हम पावर स्टेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड। जब हम खुराक खाते हैं तो खुराक हज़म भी तो होती है ना। खुराक हज़म होने के दौरान ये एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। इस अमल के दौरान एक तो खुराक हमारी जज़ब होती है हमारी बॉडी के अंदर, और दूसरा क्या होता है, साथ में हीट खारिज होती है, एनर्जी खारिज होती है। उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, इन आवर बॉडी कीप्स अप वार्म, हमारे जिस्म को गर्म रखती है, हमारे बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, एंड अलाइव, हमें ज़िंदा रखती है। ठीक है, हमारी बॉडी के जो अंदर का टेम्परेचर है वो अगर आप लोगों को पता हो तो वो होता है 37 सेंटीग्रेड, जो कि 98.6 फ़ारेनहाइट के इक्वल भी होता है। ये भी एक टेम्परेचर का स्केल है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो हम खुराक खाते हैं उससे जो हीट खारिज होती है वो हीट इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इग्निशन ऑफ डायनामाइट एंड गन पाउडर आर आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग इन माइंस। ये जो हम फायर वर्क्स यूज़ करते हैं, गन पाउडर वगैरह, जो असलाजात के अंदर जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, उन केमिकल्स के अंदर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और जो हीट खारिज होती है उस हीट को हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक पर्पज़ है माइंस, कानकुनी। जब हम ज़मीन के अंदर कानकुनी करके खोद के ज़मीन को अंदर से हम कोई केमिकल या कोई मेटल या किसी भी चीज़ को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उन माइंस के अंदर ब्लास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस हीट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्लास्टिंग इन माइंस मीन के कानकुनी के दौरान सुरंगों को खोदने के लिए इस्तेमाल की जाती है हीट। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, उन रिएक्शंस की इम्पोर्टेंस हम देखते हैं। तो सबसे पहले है कुकिंग ऑफ एन एग। अंडा जो उबालते हैं, अंडे को जो बनाते हैं, उसके दौरान भी क्या होता है, हमें हीट देना पड़ती है। उस हीट को जब एग अब्जॉर्ब करता है तो एग के अंदर मौजूद होती है प्रोटीन। प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है जो कि हीट सेंसिटिव होता है। हीट जैसे ही इस तक पहुंचती है तो इसका स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार हो जाता है। जब स्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसी एग को फिर बाद में यूज़ कर लेते हैं
खा लेते हैं। ठीक है, कुकिंग ऑफ एन एग के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन इस्तेमाल होता है, इसके अंदर ये हीट एब्जॉर्ब करता है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कहते हैं पानी का बुखारात के अंदर तब्दील हो जाना। अब जब पानी बुखारात के अंदर तब्दील होता है, जैसे अगर आपने कभी नोट किया हो तो जब हम पसीना आता है, स्वेट आता है, पसीना आता है, तो जब वही पसीना जब हमारे जिस्म से ऊपर उठता है बुखारात की शक्ल में, तो हमें क्या होता है, ठंडक फील होती है, कूलिंग फील होती है। तो ये कैसा है, एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। पानी जो हमारा पसीना निकलता है वही पानी हमारे जिस्म से हीट को एब्जॉर्ब करता है और इस हीट को लेके चला जाता है ऊपर की तरफ। जब हीट यहाँ से निकल जाती है तो पीछे कूलिंग का सेंसेशन या कूलिंग की फीलिंग रह जाती है। तो ठीक है, इवेपोरेशन क्या है, हम कूलिंग इन रूम्स के अंदर जो हम एयर कूलर यूज़ करते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है। पानी आप भरते हैं उसके अंदर, लेकिन 3-4 घंटे के बाद, 2-3 घंटे के बाद पानी की मिकदार कम हो जाती है। तो वो पानी कहाँ जाता है, वो पानी वहीं जाता है जब वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और एनर्जी को, हीट को अब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाता है बुखारात की शक्ल में, तो पीछे हमारे रूम में क्या हो जाती है, कूलिंग हो जाती है। आगे एक इम्पोर्टेंट सी बात बताई गई है, कोल्ड पैक्स। कोल्ड पैक्स क्या होते हैं, ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ये जब खिलाड़ी खेल रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस या ड्यूरिंग मैच, होता है क्या, अगर उन्हें कोई चोट लगती है तो उस चोट को फौरी आराम पहुंचाने के लिए ये कोल्ड पैक्स यूज़ किए जाते हैं। ये पैकेट्स छोटे से होते हैं, इन पैकेट्स के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इनके अंदर लिक्विड वाटर होता है, पानी होता है, और दूसरा होता है इसके अंदर प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जिसके अंदर होता है NH4NO3। NH4 कहते हैं अमोनियम को, NO3 कहते हैं नाइट्रेट को। तो मीन के अमोनियम नाइट्रेट के छोटे छोटे पैकेट्स मौजूद होते हैं पानी के अंदर। व्हेन वाटर मिक्स विद साल्ट, जब उन प्लास्टिक बैग्स को खोला जाता है तो ओपन किया जाता है तो ये वाला साल्ट पानी के साथ मिक्सअप होता है और एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसे हम यूज़ करते हैं किसके लिए, एनर्जी जब ऑब्जॉर्व की जाती है तो इट इज़ यूज इन ट्रीटिंग इंजरीज ड्यूरिंग स्पोर्ट एक्टिविटीज़। तो वो वाला पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसके अंदर और भी केमिकल वगैरह होते हैं, उन केमिकल्स की वजह से जो इंजरीज वगैरह होती हैं ड्यूरिंग स्पोर्ट एक्टिविटीज़, उनको फौरी आराम पहुंचाने के लिए हम उसको कोल्ड पैक्स को यूज़ करते हैं। कोल्ड पैक्स के अंदर लिक्विड वाटर होता है और साथ में अमोनियम नाइट्रेट होता है। लिक्विड वाटर और अमोनियम नाइट्रेट जब आपस में मिलते हैं तो ये साल्ट अमोनियम नाइट्रेट पानी की हीट को, एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है और वो क्या हो जाता है, पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है 35 फ़ारेनहाइट, बहुत ही कम, आप ऐसे कह सकते हैं कि ये 0 सेंटीग्रेड तक हो जाएगा, जिससे भी कुछ कम हो जाएगा अगर आप सेंटीग्रेड के अंदर देखें तो। ठीक है, तो 10 to 15 मिनट्स के लिए क्या होता है, ये वाला टेम्परेचर कम हो जाता है और इसके दौरान क्या होता है, वो इंजरी भी कुछ ना कुछ दर्द उससे रिलीफ मिल जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने देखा रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, एनर्जी के अंदर चेंज आता है। 2 तरह का चेंज, एनर्जी खारिज भी हो सकती है, एनर्जी जज़ब भी हो सकती है। खारिज होगी तो एक्सो, जज़ब होगी तो एंडो। अब फिर उसके बाद इनकी इम्पोर्टेंस क्या है वो भी हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली है। आई होप सो ये टॉपिक आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मज़ीद कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।